हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल ज्ञान मैथ्स में। आज मैं आपके लिए कराऊंगा सीटेट एग्जाम और यूपी सुपरटेट एग्जाम के लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट 3। इससे पहले मैं इसके 2 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूं, जिनका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए देर ना करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है किसी संख्या का 16% जब 21 से जोड़ा जाए तो स्वयं संख्या प्राप्त होती है। तो संख्या हमें ज्ञात करनी है, क्या है। तो इस टाइप के बेसिक से क्वेश्चन ही हमें सीटेट एग्जाम और यूपी सुपरटेट एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिले तो हमें करना क्या होता है, चलिए इसको सॉल्व करने की ट्रिक देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में हमें करना क्या है, इसने बोला है संख्या ज्ञात करनी है ना। तो हमने सपोज कर लिया यहाँ पे जो संख्या है, हमने सपोज किया संख्या है x है, मतलब वो जो संख्या है वो x है। अब इस x का 16%, तो इस x का 16% निकालने को क्या करेंगे, 16 इंटू एक्स। परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज हटाएंगे तो अपॉन में 100 आएगा। क्लियर, समझ में आया। अगर किसी का भी हमें परसेंटेज में निकालना है तो 16 इंटू एक्स अपॉन 100 प्लस 21, क्योंकि उसने बोला जब 21 से जोड़ा जाए तो इसमें प्लस कितना करेंगे हम, 21। तो स्वयं संख्या प्राप्त होती है। इसने बोला स्वयं वो संख्या, तो संख्या हमने क्या ली है x, वो संख्या प्राप्त होती है। इसको सॉल्व करेंगे तो चलिए जब यहाँ से इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 16x, और एलसीएम में तो 100 की मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, ये हो जाएगा 2100, और जो अपॉन में 100 आएगा वो मल्टीप्लाई करके क्रॉस करके इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 100x। क्लियर, समझ में आ गया। यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो ये 100 जब इधर ले, सॉरी ये 16 अगर इधर लेके आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। जब 100 में से 16 चला जाएगा तो 84x बच जाएगा, और बराबर में 2100 रुपये, सॉरी 2100। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। यहाँ से अगर x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2100 डिवाइड बाई 84। क्लियर ना। यहाँ से इसे काटेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये 7 से काटेंगे तो 12 सत्ते 84 हो जाता है, और ये 7 तियाँ 21 और 00। फिर से काटेंगे तो 12 से काटेंगे तो 12 एकम 12, और से 12 दूनी 24, 6 बचा 60 हो गया, 12 पंजे 60। तो x बराबर वो संख्या हमें क्या मिल गई, 25, जो क्या होगी हमारी इस क्वेश्चन की आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। तो ऐसे बेसिक से क्वेश्चन हमें सीटेट एग्जाम में देखने को मिलते हैं। क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें दिया है किसी वस्तु का अंकित मूल्य जो मार्केट प्राइस है वो उसने दिया है 500 रुपये है। दुकानदार 5% की छूट देता है और फिर भी 25% का प्रॉफिट कमाता है। तो वस्तु का लागत मूल्य हमारा क्या होता है, CP, कॉस्ट प्राइस जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, अंकित मूल्य को हम बोलते हैं MP, मार्केट प्राइस। ठीक है, समझ में आ गया। ये आपको बेसिक से जो टर्म है वो आपको मालूम है, मैंने इससे पहले जो क्लास कराई उसमें आपको बता रखा है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसने यहाँ पे मार्केट प्राइस जो दिया है वो दिया है 500 रुपये। एक चीज़ आपको अपने माइंड में रखनी पड़ेगी, अगर कोई भी दुकानदार हमें कोई भी डिस्काउंट देता है तो वो हमेशा मार्केट प्राइस पे ही देता है, जो अंकित मूल्य है उस पे देता है। अब इसने इस 500 रुपये पे 5% का डिस्काउंट दिया है, मीन्स यहाँ से अगर हम इसका सेलिंग प्राइस निकालेंगे, मतलब अगर किसी दुकानदार ने 500 रुपये पे 5% की छूट दे के हमें कोई सौदा दी है तो उसने जो सेलिंग प्राइस उसने कितने में वो बेची है, तो 500 रुपये का ये 500 जो अपने आप में पूरा 100% है उस जो वस्तु दी है उसका। तो उसने इसका 5% डिस्काउंट दिया, मीन्स उसने इसकी 95% वैल्यू हमसे ली है। तो 95% हटाएंगे तो अपॉन में 100 ले आएंगे। क्लियर, समझ में आया। बस यही आपको कॉन्सेप्ट माइंड में क्लियर करना है। अगर आपने एक बार ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस का कोई भी क्वेश्चन कभी भी सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। समझ में आ गया। यहाँ पे मतलब मैंने क्या किया, 500 रुपये था, ये अपने आप में 100 था, पूरा 100% था, बट उसने 5% का डिस्काउंट दिया है। तो मीन्स उसने हमसे कितनी वैल्यू ली है, 95% उसने रुपये हमसे लिए हैं। तो 95% हटाया तो 100 अपॉन में आ गया। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमें सेलिंग प्राइस क्या मिल जाएगा, 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से 95 की जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5 25 के 5 और
5 नेम 45 और 2 47, मतलब 475 रुपये उसने हमसे लिए। ये क्या होगा? सेलिंग प्राइस। क्लियर, समझ में आ गया। अब उसने पूछा क्या है? लागत मूल्य, वस्तु का लागत मूल्य। अब इतना डिस्काउंट देने के बाद भी उसने 25% का प्रॉफिट ले लिया, तो प्रॉफिट कितना ले लिया? 25% का। अब इस 25% को अगर हम फ्रैक्शनल वैल्यू में लिखेंगे तो इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू आएगी 25 डिवाइड बाई 100। तो यहाँ से काटेंगे 25 से कम 25, 25 चौका 100, मीन्स 1/4। क्या होगा? 1/4। यहाँ मैंने इस कॉन्सेप्ट में आपको बता रखा है, जो पहले क्लास कराई है, कि हमें इसमें जो नीचे मिलता है ये सीपी होता है, कॉस्ट प्राइस, और ऊपर हमें प्रॉफिट हुआ है, ये हमें जो मिलता है ये प्रॉफिट होता है। क्लियर, समझ में आ गया ना आपके लिए? जो नीचे मिलता है वो कॉस्ट प्राइस होता है, ऊपर मिलता है वो प्रॉफिट होता है। अब यहाँ से अगर हम सेलिंग प्राइस देखेंगे तो 4 रुपये कोई चीज़ खरीदी थी और 1 के प्रॉफिट पे बेची, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 5/4। अब ये हमें क्या मिल गया? सेलिंग प्राइस। यहाँ इसने बोला 5 यूनिट, बट हमारे अकॉर्डिंग कितना है? 475। चलिए इन दोनों को बराबर करके देखते हैं। तो 5 यूनिट बराबर है 475 को। तो यहाँ से जब 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 1 यूनिट कितना निकल के आएगा? 95 रुपये। 1 यूनिट 95 रुपये निकालना हमें क्या? कॉस्ट प्राइस है ये 4। तो इस 1 यूनिट की जब कॉस्ट प्राइस निकालना है तो सीपी हमें निकालना है, तो इसकी मल्टीप्लाई करा देंगे 95 इंटू 4, जो हमें मिलेगा वो हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो 4 पंजी 20 का 0, और ये हो जाएगा 4 नेम 9 चौक 36 और 2 38, 380 रुपये। ये हमें क्या मिल जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन है और एक अच्छे कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें दिया है हमें मान ज्ञात करना है, इसने कि एक्सप्रेशन दिया है 37.188 डिविजिबल 3.6 से। तो इसको हम बस सिंपल सा सिंप्लीफाई करना है। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 37.188 इसको डिवाइड करना है 3.6 से। ठीक है, अगर हम इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर मल्टीप्लाई 100 से होगी। सेम ऐसे अगर इस पॉइंट को हटाएंगे तो मल्टीप्लाई 1000 से हो जाएगी, क्योंकि इसके पॉइंट के बाद 3 डिजिट थे और यहाँ पॉइंट के बाद 1 डिजिट था। यहाँ से अगर देखेंगे तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। अब बचा हमें क्या? 37.188 डिवाइडेड बाई 36 इंटू 100। ठीक है, चलिए इसे भाग देते हैं। तो 36 से अगर से काटेंगे तो 36 से कम 36, यहाँ 1 बचेगा 11, लेकिन 11 36 से डिवाइड नहीं होगा, तो 1 हमने आगे और अंक ले लिया तो 118 हो जाएगा। तो 0 यहाँ बढ़ा लेंगे तो 118, जब 36 तियाँ हम देखेंगे तो ये हो जाएगा 108। 3 तियाँ 9, 6 तियाँ 18, हाँ 36 तियाँ 108 हो जाएगा। 10 बचा, फिर 118 हो जाएगा, तो 36 तियाँ फिर से 108 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 108, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो 36 या 108 पूरा कैंसिल हो गया। अपॉन में कितना बचेगा? 100। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? 1033 अपॉन 100। 100 से बात करेंगे तो 2 के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो क्या मिल जाएगा हमें? 10.33, जो क्या होगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर सी। तो आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखना तो सीधा आप यहीं से निकाल देते, आप सीधा इसका पॉइंट हटाते, यहाँ से सीधा यहाँ पे से सॉल्व करते, आपको सीधा ऑप्शन देख के इसका आंसर मिल जाता है। ये सब आपको इतने सारी कैलकुलेशन एग्जाम में नहीं करनी है, आपको सब सीधा यहाँ पे ये लिखना है। यहाँ तो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ ताकि आपको वहाँ पे सारा मैटर क्लियर रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो 4 गुना होने में उसे कितना समय लगेगा? हमें टाइम निकालना है। तो अगर इस टाइप का बेसिक सा क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलता है तो आपको ज़्यादा इसमें किसी फॉर्मूलों के चक्कर में नहीं पड़ना, आपको सिंपल सा अपना माइंड यूज करना है। इसने बोला कोई धन है, हमने सपोज कर लिया कुछ 100 रुपये कोई मूलधन था, वो 8 वर्ष में, क्या बोला? 8 वर्ष में 2 गुना हो, तो 100 रुपये था, 8 वर्ष में 2 गुना हो गया मीन्स 200 हो गया। यहाँ से ये हम सबसे पहले प्रिंसिपल था, तो ये हमारा अमाउंट हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हमें ऐसा ही कितना मिला? 100 रुपये। जो साधारण ब्याज है वो 100 रुपये हुआ, कितने में? 8 साल में। तो 8 साल में साधारण ब्याज 100 रुपये हुआ। अब आगे इसने बोला 4 गुना होने में उसे कितना समय लगेगा? तो इस 100 रुपये का ये जो मूलधन है 200, वो कितना है? 2 गुना है।
ये मूलधन 2 गुना है, मीन्स वृद्धि कितनी हुई, मतलब 100 रुपये की वृद्धि हुई। कितने में, 8 साल में। 8 साल में हमें 100 रुपये की वृद्धि हुई। अब यहाँ पे इसे क्या करना है, 4 गुना। तो 4 गुना इस 100 रुपये का 4 गुना कितना होगा, 400 रुपये। यहाँ पे टाइम हमें निकालना है, कितने टाइम हो जाएगा। अब यहाँ से हमें थोड़ा सा माइंड यूज करना है। इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा बस माइंड अगर यूज करेंगे तो आप विदाउट पेन कॉपी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, अगर 100 रुपये की वृद्धि जो हुई है वो कितने, 8 साल में हुई है। अब इस 100 से ये 400 कितने गुना है, 4 गुना है, क्योंकि इसने 4 गुना बोला है। और इस 100 से ये 400 वो कितना अधिक है, तो 400 माइनस 100 मीन्स 300 अधिक है, मतलब 300 रुपये का उसे ब्याज मिल रहा है। तो 100 रुपये का ब्याज 8 साल में मिला, तो 300 रुपये का ब्याज कितने साल में मिलेगा, इस 8 की मल्टीप्लाई बाई 3 से करा देंगे। क्यों, क्योंकि 100 का 303 गुना है, तो जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना मिल जाएगा, 25 ईयर। क्लियर, समझ में आया कॉन्सेप्ट। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, समझ में आ गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, 5 सेंटीमीटर भुजा के समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है, एरिया निकालना है समबाहु त्रिभुज का। तो ऐसा बेसिक सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी हमें सीटेट एग्जाम में देखने को मिलता है, क्योंकि यूपी सुपरटेट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो मैंने आज की इस क्लास में जो भी क्वेश्चन लिए हैं वो सभी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें सिंपल सा जो समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला होता है एरिया निकालने का, वो हमें मालूम होना चाहिए। तो समबाहु त्रिभुज का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है हमारा √3/4 इंटू में भुजा का स्क्वायर। क्लियर, समझ में आ गया, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, हमारा समबाहु त्रिभुज का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है। तो √3/4 इंटू भुजा कितनी है, 20 का स्क्वायर, तो 20 इंटू 20। क्लियर है, ये कितना हो जाएगा, 400। तो √3/4 इंटू 400, यहाँ से काटेंगे तो 100। तो हमें यहाँ से इसका आंसर क्या मिल जाएगा, 100√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, समझ में आ गया। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये अंडर 100 डिवाइड बाई √3 है, ये इसका आंसर नहीं है, 100√3। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्लियर है ना। क्लास के साथ लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि मैंने आज की इस क्लास में जो भी क्वेश्चंस लिए हैं वो सीटेट एग्जाम और यूपी सुपरटेट एग्जाम के पर्पज़ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें इसने बोला एक आयताकार कोई पार्क है जो 45 मीटर लंबा था, 30 मीटर चौड़ा है। पार्क के बाहर चारों ओर एक 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो रास्ते का हमें एरिया फाइंड करना है। मैंने इस क्लास में जो भी क्वेश्चन लिए हैं वो लास्ट 10 ईयर के पेपर को एनालाइज करके क्लास बनाई है, तो क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इसने बोला है कोई पार्क है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक डायग्राम बनाना चाहूँगा। अगर आपने एक बार डायग्राम समझ लिया तो इस क्वेश्चन को आप विदाउट पेन कॉपी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे इसने बोला है एक पार्क है कोई है, ठीक है, आयताकार पार्क है, इस तरह से कोई ये पार्क है आयताकार, ठीक, जिसकी इसने लंबाई दी है 45 मीटर और चौड़ाई दी है 30 मीटर। क्लियर, समझ में आ गया। अब इसने बोला कि इस पार्क के चारों तरफ, जो पार्क है इसके चारों तरफ एक 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता है। समझ में आ रहा है, ये कोई पार्क है, इसके चारों ओर एक 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता है, ठीक, मीन्स ये चौड़ाई कितनी है, 2.5 मीटर। ये कोई 2.5 मीटर चौड़ा एक रास्ता है। समझ में आ गया। अब हमें करना क्या है, इस रास्ते का इसका एरिया फाइंड करना है। ये इसने पूछा कि जो रास्ता है इसका एरिया बताइएगा। अब यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये जो पार्क की लंबाई है तो 45 मीटर, अब बट यहाँ से अगर यहाँ तक का ही हम देखेंगे तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी। ये देखो यहाँ पे 2.5 तो ये इसमें ऐड हो जाएगा इस साइड से, और 2.5 इस साइड ऐड हो जाएगा, तो टोटल कितना 5 ऐड होगा, तो कितनी हो जाएगी 50 मीटर। सेम ऐसे अगर इधर देखेंगे तो ये लेंथ टोटल कितनी हो जाएगी
यहाँ तक इसका 2.5 तो ये ऐड होगा और 2.5 इधर वाला, तो है कितनी 30 है, तो 30 और 5 35 मीटर। क्लियर, समझ में आ गया आपकी डायग्राम। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आयताकार पार्क है, तो पार्क का एरिया क्षेत्रफल L इंटू बी होता है, आयत का क्षेत्रफल। तो L कितनी 45 दी है, B 30 दी है, तो 45 गुणा 30, तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा 0 और 3 पंजे 15 के 5 और 3 चौक 12 और 1 16, सॉरी 3 चौक 12 और 1350 मीटर स्क्वायर। ये तो हमें क्या मिल गया, इस अंदर वाले इस पार्क का एरिया। अब अगर टोटल इसका हम एरिया निकालेंगे तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा, टोटल एरिया ये हमारा, अब यहाँ पे हमारी लेंथ कितनी होगी 50 मीटर और चौड़ाई कितनी होगी 35 मीटर। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो टोटल हमें क्या मिल जाएगा, देखते हैं। 0 पचम 25 के 5 और 5 तियाँ 15 और 2 17, मीन्स 1750 मीटर स्क्वायर। ये हमारा किसका टोटल का एरिया होगा। निकालना हमें इस रास्ते का एरिया है, तो अगर हम इस टोटल के एरिया में से इस अंदर वाले पार्क का एरिया माइनस कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, इस रास्ते का एरिया। तो चलिए रास्ते का एरिया में निकालना क्या निकलेगा, 1750 माइनस 1350, तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया। इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे ही एक बार डायग्राम बना के ही सॉल्व करें, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है एक आयताकार टंकी है जिसकी लंबाई इसने दी है 6 मीटर, चौड़ाई 2.4 मीटर और गहराई 1 मीटर है। आधी भरी हुई टंकी का जल का आयतन हमें निकालना है। तो यहाँ पे इसने आयताकार बोला, बस जो टंकी होती है हमारी, अगर उसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई या गहराई दी है तो वो हमारी घनाव बन जाती है, घनावकार की टंकी होती है। तो चलिए यहाँ पर अगर हम घनाव का डायग्राम बनाते हैं तो कुछ इस टाइप इसका डायग्राम बनता है। मैं आपको डायग्राम बना के इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपके माइंड में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, बट एग्जाम में अगर आप चाहें तो ये डायग्राम बनाए और ना बनाए तो आप सीधा इसके लिए सॉल्व करें। इस तरह से एक घनावकार टंकी हो गई। ठीक है, इसका इसने आधी टंकी का एरिया पूछा है, सॉरी आयतन पूछा है। अब यहाँ पे इसने दिया है कि इसकी जो लंबाई है तो ये तो इसने दी 6 मीटर और चौड़ाई जो यहाँ से लेकर ये चौड़ाई होती है ये इसने दी है 2.4 मीटर और ऊंचाई जो होती है इसे हम गहराई बोल देते हैं, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इसने दी है 1 मीटर। क्लियर, समझ में आ गया ये सब चीज़ें। अब यहाँ से एक या घनावकार की एक टंकी है तो घनाव का आयतन क्या होता है, घनाव का आयतन जिसे हम बोलते हैं क्यूबॉइड, इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, ये होता है L इंटू बी इंटू एच। तो चलिए यहाँ से सॉल्व करते हैं। L हमें कितनी दी है 6, B दी है 2.4 और H दिया है 1। तो जब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 6 चौक 24 के 4 और 6 दूनी 12 और 2 14, मीन्स 14.4 मीटर क्यूब। ये जो हमें क्या मिल गया वॉल्यूम। बट ये जो वॉल्यूम मिला है ये हमें इस पूरी टंकी का, होल टंकी का मिला है, बट इसने पूछा किसका, आधी भरी हुई टंकी का। तो हम क्या करेंगे, अगर आधी टंकी का तो क्या करेंगे, इस वॉल्यूम को डिवाइड बाई 2 से कर देंगे। तो 14.4 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा 7.2 मीटर क्यूब। ठीक है, समझ में आएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें इसने दिया कोण ज्ञात कीजिए जो अपने कोटि पूरक के बराबर है। ठीक है, तो इससे पहले आपको ये कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए कि कोटि पूरक कोण क्या होते हैं और समपूरक कोण क्या होते हैं। तो कोटि पूरक कोण वो होते हैं जिनका सम, जिनका योग 90 डिग्री हो। जब आपके माइंड में ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप ऑप्शन देख के ही इसके लिए सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इन सब में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसको ऐड करने पर हमें 90 डिग्री मिल जाएगा, जिनको मतलब ऐड करने पर। तो 90 डिग्री किससे मिलेगा हमें 45, ऑप्शन नंबर 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री दोनों को ऐड करेंगे तो कितना 90 डिग्री मिल जाएगा। ठीक है, तो यही तो होता है कि जिन दोनों कोणों का सम 90 डिग्री हो जाए वो हमारे क्या होते हैं
कोटिपूरक कोण। तो इसने पूरा कोण ज्ञात किए जो अपने कोटिपूरक कोण के बराबर है। तो ये अगर हमने एंगल मान लिया तो इसका कोटिपूरक कोण ये हो गया। अब इसका जो कॉन्सेप्ट वो मैं आपको बताता हूँ। हमने सपोज कर लिया जो एंगल है यहाँ पे कोण है वो x डिग्री है, ठीक है। अब हमने x डिग्री कोण मान लिया तो उसने खुद बोला कि जो कोटिपूरक कोण के बराबर है, तो इसका कोटिपूरक कोण क्या होगा? जब एंगल x है तो इसका कोटिपूरक कोण भी x होगा। कोटिपूरक कोण भी x डिग्री हो जाएगा। अब कोटिपूरक कोण का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि दोनों को ऐड करने पर 90 डिग्री मिल जाए। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा? 2x डिग्री बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ से x डिग्री की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 45 डिग्री। तो ये तो इसका बेसिक आप ऐसे सॉल्व कर लें। और अगर एग्जाम में आपको क्या करना है, सीधा आपको ऑप्शन देखने हैं। तो अगर ऐसा कॉन्सेप्ट दिया है कि जो अपने कोटिपूरक कोण के बराबर है, तो सीधा ऑप्शन देखने हैं। जिस एंगल को ऐड करने पर 90 डिग्री मिल रहा है वही उसका कोटिपूरक एंगल होगा। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इसने एक्सप्रेशन दिया x + 7 5 - 3x 3x - 6 में x स्क्वायर का इसने x स्क्वायर का कॉफिशिएंट गुणांक पूछा है। तो इस टाइप के कुछ टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस भी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इसमें हमें कैलकुलेशन थोड़ी सी करनी है और कुछ भी नहीं है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ से इसने बोला है x + 7 5 - 3x और 3x - 6, इसको जो हम सॉल्व करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे। तो चलिए देखते हैं। x की 5 से कराएंगे तो 5x माइनस x की 3x से कराएंगे तो 3x²। 7 की 5 से कराएंगे तो 7 × 5 = 35 और 7 की इस -3x से कराएंगे तो क्या मिल जाएगा हमें? 7 × 3 = 21x। एक तो ब्रैकेट ये होगी हमारी और इसमें दिया है 3x - 6। अब फिर से जब इसके मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या मिलेगा? इस 3x से कराएंगे तो मिल जाएगा 3 × 5 = 15x² माइनस 3 × 3 = 9x³ प्लस ये 35 × 3 होता है 105x और माइनस 21 × 3 = 63x² ठीक है। अब इस -6 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो -6 × 5 = 30x और -6 और -3 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो प्लस हो जाएगा 6 × 3 = 18x² और 35 छंगा ये हमारा होता है 3 × 6 = 18 180 और 5 × 6 = 30 210। तो माइनस के 210। अब इस -6 की मल्टीप्लाई अगर 21 से कराएंगे हम तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 × 12 120 126x ठीक है। अब ये तो हमने इसे एक्सप्लेन कर लिया। हमें इसने पूछा क्या है? x² का गुणांक पूछा है। तो बाकी किसी को हमें नहीं देखना, सिर्फ x² वाले को हमें देखना है। एक ये x² वाला, एक ये है और एक ये है। तो 15 और 18 ये तो प्लस के हैं तो ये हो जाएगा 15 दूनी 30 33x² और माइनस के 63x²। तो जब 63 में 33 जाएगा तो कितना बचेगा? माइनस का 30x²। तो इस x² का तो गुणांक पूछा, तो गुणांक क्या है? -30। तो -30 क्या हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? तो इस टाइप के कुछ टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन भी एग्जाम में दिए जाते हैं। तो आप इनको देख के घबराए ना, आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट और आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। इसमें बोला एक कोण अपने अनुपूरक कोण की तुलना में 50 डिग्री छोटा है तो कोण की माप फाइंड करनी है। तो हमें इससे पहले कॉन्सेप्ट ये मालूम होना चाहिए कि अनुपूरक कोण और संपूरक कोण ये एक ही कॉन्सेप्ट है, एक ही चीज़ होती है। अब अनुपूरक या संपूरक कोण होते क्या हैं? ऐसे कोण जिनका सम 180 डिग्री हो। तो हमने यहाँ पर अगर सपोज कर लिया कोई एंगल, कोई कोण x डिग्री है, ठीक है। तो इसका कोटिपूरक या कोटिपूरक कोण या अनुपूरक कोण क्या होगा? वो होगा 180 डिग्री माइनस x डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमें 180 डिग्री मिल जाएगा। अब यहाँ से इसने क्वेश्चन में बोला क्या है? इसने बोला कि जो एंगल है कि एक कोण अपने अनुपूरक कोण की तुलना में 50 डिग्री छोटा, मतलब ये जो एंगल है इसका जो अनुपूरक जो संपूरक कोण है उसकी तुलना में ये 50 डिग्री छोटा है। तो इसको 50 डिग्री छोटा कर लेते हैं, मतलब ये तो छोटा है तो इसको हमने 50 डिग्री कम कर लिया। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा? x डिग्री और 180 में से 50 जाएगा तो 180
30 डिग्री माइनस एक्स डिग्री, तो एक्स इधर आएगा तो ये हो जाएगा 2x डिग्री और यहाँ हो जाएगा 130 डिग्री। तो एक्स डिग्री बराबर क्या हो जाएगा 130 के जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 65 डिग्री, जो क्या होगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है ना, समझ में आ गया? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और शानदार क्लास के साथ। थैंक्स।